सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गरीबी, आपका फियर, आपकी फेलियर किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ आपके माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से है। नेपोलियन हिल कहते हैं, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." लेकिन सवाल यह है, माइंड बिलीव करता कैसे है और क्या हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं? आज की यह वीडियो आपको बताएगी मन पर राज करने का साइंस, जो अमीरों, लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों को बाकी दुनिया से अलग करता है। चैप्टर 1, माइंड, सबसे खतरनाक हथियार। नेपोलियन हिल जब कहते हैं कि माइंड न्यूट्रल नहीं होता, तो यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, जिसे उन्होंने 20 से ज्यादा सालों तक दुनिया के सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करके निकाला। माइंड कभी भी खाली नहीं रहता, कभी भी न्यूट्रल मोड में नहीं होता। या तो वह आपको कॉन्शियसली ऊपर उठाने का काम कर रहा होता है, या फिर साइलेंटली, बिना आवाज किए, आपको अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा होता है। माइंड एक ऐसे इंजन की तरह है जो हर वक्त चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप स्टीयरिंग पकड़कर ड्राइव कर रहे हैं या फिर उसे ऑटो पायलट पर छोड़ चुके हैं। नेपोलियन हिल माइंड को एक फर्टाइल लैंड कहते हैं, क्योंकि जैसे उपजाऊ जमीन में कुछ भी बो दिया जाए वह उग ही जाता है। ठीक वैसे ही माइंड में जो भी थॉट बार बार डाला जाता है वह देर सवेर रियलिटी का रूप ले लेता है। इसीलिए हिल चेतावनी देते हैं कि अगर आपने अपने माइंड में कॉन्शियसली बिलीफ, कॉन्फिडेंस और पर्पस नहीं डाला, तो फियर, डाउट और लिमिटेशन अपने आप उग जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह डिफॉल्ट सेटिंग होती है। जब आप माइंड में फियर बोते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे, तो वही फियर धीरे धीरे फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड फिर ऐसे ही डिसीजंस लेने लगता है जो आपको सेफ तो रखते हैं लेकिन स्टैग्नेंट भी बना देते हैं। दूसरी तरफ, जब आप बिलीफ बोते हैं, चाहे शुरुआत में वह बिलीफ इरैशनल लगे, मैं सीख सकता हूं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, अगर किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, तो वही बिलीफ सक्सेस की शक्ल में उगता है, क्योंकि माइंड फिर अपॉर्चुनिटीज देखने लगता है, एक्सक्यूजेस नहीं। यही कारण है कि दुनिया में एक जैसी परिस्थितियों में फंसे लोग बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की जॉब एक ही दिन चली जाती है, सिचुएशन बिल्कुल सेम है, सेम कंपनी, सेम इकोनॉमी, सेम स्ट्रेस, सेम अनसर्टेनिटी। लेकिन एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, खुद को वर्थलेस समझने लगता है, दिन रात यही सोचता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब तो सब खत्म हो गया, मैं किसी काम का नहीं रहा। उसका माइंड हर दिन इसी थॉट को रिपीट करता है और कुछ ही हफ्तों में उसका बिहेवियर बदल जाता है। वह लोगों से मिलना कम कर देता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बंद कर देता है, रिस्क लेने से डरने लगता है। दूसरी तरफ, उसी सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति शॉक महसूस करता है, डर भी लगता है, लेकिन उसका माइंड एक अलग सवाल पूछता है, अब आगे क्या? वह इस घटना को एंड नहीं, ट्रांजिशन मानता है। वह सोचता है कि शायद यह सिग्नल है कि मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए। शायद अब मैं वो कर सकता हूं जो जॉब में रहते हुए नहीं कर पाया। उसका माइंड उसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ढूंढता है और यही डिफरेंस पैदा करता है। सिचुएशन ने किसी को सक्सेसफुल या डिप्रेस्ड नहीं बनाया, थॉट प्रोसेस ने बनाया। नेपोलियन हिल यही कहते हैं कि बाहरी दुनिया सिर्फ मिरर है, असली लड़ाई अंदर होती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी आज यह मानती है कि रिपीटेड थॉट्स न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। जब आप किसी थॉट को बार बार सोचते हैं, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में वैसे ही कनेक्ट होने लगते हैं जैसे किसी रोड पर बार बार चलने से वह रास्ता पक्का हो जाता है। शुरुआत में रास्ता कच्चा होता है, चलना मुश्किल लगता है, लेकिन रोज उसी रास्ते से चलने पर वह स्मूथ हो जाता है। ठीक वैसे ही, अगर आप रोज फियर, सेल्फ डाउट और लिमिटेशन के रास्ते से गुजरते हैं, तो ब्रेन के लिए वही डिफॉल्ट रूट बन जाता है। फिर फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लेना हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी राउट पर जाता है, क्योंकि वही फेमिलियर है। इसी को साइकोलॉजी में कंडीशनिंग कहा जाता है।
इसका मतलब यह है कि आपकी फ्रीडम उतनी नहीं होती जितनी आप सोचते हैं। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया है तो वह पास्ट कंडीशनिंग के हिसाब से काम करता है। नेपोलियन हिल इसे डेंजरस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रोसेस साइलेंट होती है। माइंड आपको अनाउंस नहीं करता कि मैं तुम्हें कमजोर बना रहा हूं। यह धीरे धीरे करता है, एक नेगेटिव थॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ सालों में आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप खुद को वैसा ही मानने लगते हैं जैसा आपने सालों तक सोचा है। यही वजह है कि हिल कहते हैं, यू डोंट गेट वट यू वॉन्ट इन लाइफ, यू गेट वट यू बिलीव। अगर कोई इंसान सालों से यही मानता आ रहा है कि मैं एवरेज हूं, तो उसका माइंड उसी बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजंस लेता है। वह बड़े गोल्स अवॉइड करता है, चैलेंजेस से दूर भागता है, और जब मौका आता भी है तो खुद ही उसे सैबोटाज कर देता है। दूसरी तरफ जो इंसान खुद को लर्नर मानता है, फाइटर मानता है, उसका माइंड फेलियर को भी टेम्पररी डेटा की तरह ट्रीट करता है। साइंटिफिक स्टडीज यह भी दिखाती हैं कि ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में क्लियर डिफरेंस नहीं करता। अगर आप बार बार खुद को वीक इमेजिन करते हैं तो ब्रेन वैसे ही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जैसे आप सच में खतरे में हों। और अगर आप खुद को कैपेबल, कॉन्फिडेंट इमेजिन करते हैं, ब्रेन क्यों इस शोषण कहते हैं, तो ब्रेन वैसे ही केमिकल्स रिलीज करता है जो परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपका फ्यूचर सिर्फ आपकी स्किल्स, डिग्री या लक से डिसाइड नहीं होता। वह लार्जली इस बात से डिसाइड होता है कि आप अपने माइंड में किस तरह की फिल्म रोज चला रहे हैं। नेपोलियन हिल इसलिए माइंड को सबसे खतरनाक हथियार कहते हैं क्योंकि यह या तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है या आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन। खतरा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे कॉन्शियसली यूज नहीं करते। वे अपने थॉट्स को रैंडम छोड़ देते हैं। न्यूज, सोशल मीडिया, पास्ट ट्रॉमा, दूसरों की ओपिनियंस, जो भी आता है वही माइंड में बस जाता है, और फिर वही माइंड उन्हीं थॉट्स के आधार पर आपकी डेस्टिनी की दिशा तय कर देता है। हिल का कोर मैसेज यही है कि जब तक आप यह नहीं समझते कि जो आप रोज सोचते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, तब तक आप अपनी लाइफ के क्रिएटर नहीं बन सकते। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि माइंड को कॉन्शियसली सीड करना जरूरी है, उस दिन से आपकी बाहरी दुनिया बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि अंदर की जमीन अब आपके कंट्रोल में होती है। चैप्टर 2, द इनर कमांड, अचीवमेंट की असली शुरुआत। नेपोलियन हिल जब द इनर कमांड की बात करते हैं तो वह किसी मोटिवेशनल स्लोगन की नहीं, बल्कि ह्यूमन माइंड के उस डीपेस्ट मैकेनिज्म की बात कर रहे होते हैं जहां से अचीवमेंट की असली शुरुआत होती है। इनर कमांड का मतलब है वह आंतरिक आदेश जो इंसान खुद को देता है, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, बिना किसी गारंटी के, और बिना यह जाने कि रास्ता कितना मुश्किल होगा। यही वह मोमेंट होता है जहां एक इंसान सिर्फ चाहने वाला नहीं रहता, बल्कि करने वाला बन जाता है। हिल के अनुसार दुनिया में ज्यादातर लोग विश के लेवल पर जीते हैं। विश आरामदायक होता है, सेफ होता है, ईगो को चोट नहीं पहुंचाता। विश कहता है, अगर सब ठीक रहा तो मैं भी कुछ कर लूंगा, अगर सर्कमस्टेंसेस सही हुए तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूं। लेकिन इनर कमांड इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। इनर कमांड कहता है, चाहे सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हों, मुझे आगे बढ़ना ही है। यही फर्क एवरेज लाइफ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के बीच बाउंड्री बनाता है। जब कोई इंसान सिर्फ विश करता है तो उसका माइंड वेटिंग मोड में चला जाता है। वह अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करता है, सही समय का इंतजार करता है, परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करता है। लेकिन इनर कमांड एक्टिवेट होते ही माइंड सर्च मोड में चला जाता है। अब वह एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढता, वह रास्ते ढूंढता है। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में यह पाया कि जितने भी हाई अचीवर्स थे, चाहे वह बिजनेस लीडर्स हों, इन्वेंटर्स हों या आर्टिस्ट्स, उनके जीवन में एक ऐसा मोमेंट जरूर आया था जब उन्होंने इंटरनली एक फाइनल डिसीजन लिया था। यह डिसीजन किसी अपलॉज के सामने नहीं लिया गया था। यह डिसीजन किसी मंच पर नहीं लिया गया था। यह डिसीजन अक्सर अकेले में, डर के साथ, अनसर्टेनिटी के बीच लिया गया था। इनर कमांड का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट यह है कि यह माइंड को डायरेक्शन दे देता है।
माइंड नेचुरली डायरेक्शनलेस होता है। अगर उसे क्लियर कमांड नहीं मिलता तो वह कंफर्ट और फेमिलियरिटी की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही इनर कमांड आता है, माइंड समझ जाता है कि अब पीछे हटना ऑप्शन नहीं है। यही वह जगह है जहां डिजायर ऑब्सेशन बन जाता है। हिल कहते हैं कि ऑब्सेशन नेगेटिव नहीं है अगर वह पर्पसफुल हो। ऑब्सेशन का मतलब है गोल को इतनी प्रायोरिटी देना कि बाकी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप सेकेंडरी हो जाएं। जो लोग कहते हैं काश मैं सक्सेसफुल होता, उनका माइंड उस सेंटेंस को एंटरटेनमेंट की तरह लेता है। लेकिन जो कहते हैं मुझे करना ही है, उनका माइंड उस सेंटेंस को इंस्ट्रक्शन की तरह लेता है और माइंड इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेता है। यही कारण है कि इनर कमांड यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है, नॉट इन अ मैजिकल सेंस बल्कि साइकोलॉजिकल सेंस में। जब इंसान इंटरनली कमिटेड हो जाता है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसकी एनर्जी बदल जाती है। लोग उसे डिफरेंटली परसीव करने लगते हैं। अपॉर्चुनिटीज उसी इंसान के आसपास घूमती हैं जो इंटरनली रेडी होता है। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए पावरफुल नहीं है कि क्या उन्होंने 8000 से ज्यादा फेलियर्स फेस किए, बल्कि इसलिए पावरफुल है क्योंकि उन्होंने कभी इनर कमांड विदड्रॉ नहीं किया। हर फेलियर के बाद भी उनका इंटरनल ऑर्डर वही रहा, लाइट बल्ब इन्वेंट करना है। फेलियर उनके लिए इंसल्ट नहीं था बल्कि इंफॉर्मेशन था। एडिसन का माइंड फेलियर को स्टॉप साइन की तरह नहीं पढ़ता था बल्कि रोड साइन की तरह पढ़ता था, डायरेक्शन बताने वाला संकेत। यही नहीं इनर कमांड की मैच्योरिटी है। वीक माइंड फेलियर को पर्सनल बना लेता है, स्ट्रांग माइंड फेलियर को प्रोसेस का हिस्सा मानता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इनर कमांड तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक इंसान पेन से डरता रहता है, क्योंकि इनर कमांड पेन एक्सेप्ट करता है। वह डिस्कम्फर्ट को ग्रोथ का टैक्स मानता है। यही कारण है कि इनर कमांड वाले लोग शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। वे जानते हैं कि शॉर्टकट अक्सर लॉन्ग टर्म सैबोटाज बन जाते हैं। हिल यह भी बताते हैं कि इनर कमांड एक बार बन जाए तो वह डेली अकाउंटेबिलिटी मांगता है। वह रोज सुबह आपसे सवाल करता है, आज तुमने अपने गोल के लिए क्या किया? कंफर्टेबल नहीं होता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं, क्योंकि अगर आंसर साइलेंट हो तो ईगो हर्ट होता है। लेकिन इनर कमांड ईगो को नहीं, रिजल्ट को प्रायोरिटी देता है। अगर हर दिन आपके एक्शंस और आपके गोल के बीच गैप बना हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इनकेपेबल हैं। इसका मतलब यह है कि इनर कमांड अभी वीक है। हिल कहते हैं कि माइंड कंट्रोल हमेशा एक्टिव रहता है। या तो आप माइंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं या माइंड आपको कंट्रोल कर रहा होता है। बीच का कोई स्टेट नहीं है। अगर आपका डे रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है, अगर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहती है, अगर आपकी लाइफ रिएक्टिव मोड में चल रही है, तो समझ लीजिए कि माइंड कंट्रोल में नहीं है। इनर कमांड माइंड को डिसिप्लिन देता है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन क्लैरिटी है। जब क्लैरिटी होती है तो कंफ्यूजन कम हो जाता है। जब कंफ्यूजन कम होता है तो फियर कमजोर पड़ने लगता है। इनर कमांड इंसान को यह सिखाता है कि मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, लेकिन डिसीजन रिलायबल होता है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, इनर कमांड आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। जब आप खुद को ऐसा इंसान मान लेते हैं जो रुकता नहीं है, तो फिर रुकना अननेचुरल लगने लगता है। यही इनर कमांड की असली शक्ति है। नेपोलियन हिल का मानना था कि इनर कमांड के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। स्किल्स सीखी जा सकती हैं, रिसोर्सेज जुटाए जा सकते हैं, कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से कमांड क्लियर नहीं है तो इंसान खुद ही सैबोटाज कर लेता है। वह प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, परफेक्शन के पीछे छुपता है या फिर ब्लेम गेम शुरू कर देता है। इनर कमांड ब्लेम एक्सेप्ट नहीं करता, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को दोषी मानते हैं। इसका मतलब यह है कि आप खुद को पावरफुल मानते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी ले सकता है वही बदलाव ला सकता है। हिल कहते हैं कि जिस दिन कोई इंसान इंटरनली यह डिसाइड कर लेता है कि अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है, उसी दिन से उसकी लाइफ का ट्रेजेक्टरी बदलना शुरू हो जाता है। भले ही रिजल्ट तुरंत न दिखें, लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी होती है। इनर कमांड इमीडिएट सक्सेस नहीं देता, लेकिन इनेविटेबल सक्सेस की नींव रख देता है। यही वजह है कि अचीवमेंट बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब तक इनर कमांड साइलेंट है, तब तक लाइफ एक्सीडेंटल रहती है, और जिस दिन इनर कमांड लाउड हो जाता है, उसी दिन लाइफ इंटेंशनल बन जाती है। यही द इनर कमांड है।
अचीवमेंट की असली शुरुआत। चैप्टर 3, मेंटल प्रोग्रामिंग। विश्वास जो रियलिटी बन जाता है। नेपोलियन हिल जब मेंटल प्रोग्रामिंग, विश्वास जो रियलिटी बन जाता है की बात करते हैं तो वह माइंड की उस इनविजिबल प्रक्रिया को समझा रहे होते हैं जिसके जरिए इंसान अनजाने में अपनी किस्मत लिखता है। मेंटल प्रोग्रामिंग कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हर इंसान के अंदर पहले से चल रही एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इसे कॉन्शियसली नहीं करते, बल्कि सोसाइटी, पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, पेरेंट्स की बातें, टीचर्स की लिमिटेशंस और अपने डर के जरिए अननोइंगली प्रोग्राम हो जाते हैं। हिल के अनुसार इंसान का माइंड एक ऐसे कंप्यूटर की तरह है जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, सवाल नहीं पूछता। जो बिलीफ बार बार उसमें डाली जाती है वही बिलीफ सिस्टम बन जाती है और वही बिलीफ सिस्टम फ्यूचर डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती है। इसी को नेपोलियन हिल फेथ कहते हैं। कोई रिलीजियस फेथ नहीं, बल्कि अपने थॉट्स पर भरोसा करने की क्षमता। हिल साफ कहते हैं कि फेथ का मतलब यह नहीं है कि आप ब्लाइंड होकर किसी चीज पर विश्वास कर लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने चुने हुए थॉट को इतनी बार रिपीट करें कि वह आपके माइंड के लिए ट्रूथ बन जाए। माइंड ट्रूथ और लाई में फर्क नहीं करता, वह सिर्फ रेपिटेशन और इमोशनल इंटेंसिटी को पहचानता है। अगर कोई इंसान बचपन से सुनता आया है कि तुम एवरेज हो, तुम्हारे बस का नहीं, हमारे घर में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसका माइंड उसी बिलीफ को प्रोग्राम की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जब वह बड़ा होकर कोई बड़ा कदम उठाने की सोचता है तो उसका माइंड अलार्म बजा देता है, डर, डाउट और हेजिटेशन के रूप में। यह डर एक्सटर्नल नहीं होता, यह इंटरनली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में के माहिर है पाया कि मोस्ट पीपल अपने गोल्स से नहीं बल्कि अपने बिलीफ से हार जाते हैं। मेंटल प्रोग्रामिंग का मतलब है कॉन्शियसली उस सॉफ्टवेयर को बदलना, लेकिन यह आसान नहीं होता क्योंकि ओल्ड प्रोग्रामिंग कंफर्ट जोन में रखती है जबकि न्यू प्रोग्रामिंग डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। हिल कहते हैं कि फेथ तभी काम करता है जब लॉजिक डर दिखाता है। लॉजिक हमेशा पास्ट डेटा पर चलता है। अगर पास्ट में फेलियर रहा है तो लॉजिक कहता है फिर से फेलियर होगा। अगर रिसोर्सेज कम हैं तो लॉजिक कहता है यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन फेथ लॉजिक को डिनाई नहीं करता, वह उसे ओवररूल करता है। फेथ कहता है हो सकता है पास्ट ऐसा रहा हो लेकिन फ्यूचर अलग हो सकता है। यही वो पॉइंट है जहां मोस्ट लोग रुक जाते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल होती है। मेंटल प्रोग्रामिंग का असली टेस्ट अनसर्टेनिटी में होता है। एक एथलीट को देखिए, वह सिर्फ मसल्स नहीं ट्रेन करता, वह माइंड ट्रेन करता है। रेस से पहले वह बार बार खुद को जीतते हुए इमेजिन करता है, फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए, क्राउड की आवाज सुनते हुए, बॉडी में एड्रेनालिन महसूस करते हुए। साइंटिफिक स्टडीज यह साबित करती हैं कि जब इंसान विजुअलाइजेशन करता है तो ब्रेन वही न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट करता है जो एक्चुअल फिजिकल परफॉर्मेंस के दौरान होते हैं। इसका मतलब यह है कि बॉडी और ब्रेन के लिए इमेजिन्ड एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। यही कारण है कि सोल्जर्स, पायलट्स और एथलीट्स मेंटल रिहर्सल करते हैं। नेपोलियन हिल ने डिकेड्स पहले ही यह समझ लिया था कि इमेजिनेशन माइंड की लैंग्वेज है। अगर आप माइंड को वर्बल इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वह रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे इमेजरी के जरिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वह नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है। मेंटल प्रोग्रामिंग इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। अगर कोई इंसान हर रात सोने से पहले अपने फेलियर सिनेरियोज इमेजिन करता है, इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, बिजनेस लॉस, लोगों की क्रिटिसिज्म, तो उसका माइंड उसी फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगता है। बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगती है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है, और फिर वही इंसान कहता है देखो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जबकि सच यह है कि उसने अननोइंगली उसी रिजल्ट के लिए खुद को प्रोग्राम किया होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ का निर्माण एफर्मेशन से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट इमेजिनेशन प्लस अलाइंड एक्शन से होता है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलते हैं लेकिन अंदर से खुद को इमेजिन नहीं करते तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। माइंड क्लैरिटी चाहता है,
इसलिए हिल एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताते हैं। हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करना। सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस भी। आप क्या कर रहे हैं, किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और कैसे काम और कॉन्फिडेंट रहकर उन्हें हैंडल कर रहे हैं। जब यह प्रोसेस रोज रिपीट होती है तो धीरे धीरे माइंड उस सिनेरियो को नॉर्मल मानने लगता है। जो चीज माइंड के लिए नॉर्मल हो जाती है वही रियलिटी में अचीवेबल लगने लगती है। यही वह पॉइंट है जहां बिहेवियर बदलता है। इंसान वही डिसीजंस लेने लगता है जो उसके इमेजिन्ड फ्यूचर के अलाइंड हों। यही कारण है कि मेंटल प्रोग्रामिंग रियलिटी को मैजिकली चेंज नहीं करती, बल्कि इंसान को इंटरनली इतना चेंज कर देती है कि वह रियलिटी को बदलने लायक बन जाता है। हिल कहते हैं कि फेथ डाउट को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन डाउट को कंट्रोल में रखता है। डाउट नेचुरल है, लेकिन डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। जिस दिन डाउट डोमिनेंट हो जाता है उसी दिन फियर स्टीयरिंग पकड़ लेता है। मेंटल प्रोग्रामिंग स्टीयरिंग वापस आपके हाथ में देती है। यह आपको यह सिखाती है कि फियर एक सिग्नल है, स्टॉप साइन नहीं। हिल के अनुसार मोस्ट पीपल इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कॉन्शियसली डिसाइड ही नहीं किया कि वे क्या बिलीव करना चाहते हैं। उन्होंने बिलीफ आउटसोर्स कर दिया, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, सर्कमस्टांसेस को। लेकिन जिस दिन कोई इंसान कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि मैं अपने बारे में यह मानूंगा, उसी दिन से उसकी इनर केमिस्ट्री बदलने लगती है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है, और ट्रेनिंग मेंटल प्रोग्रामिंग से होती है। माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता, वह सिर्फ सिग्नल फॉलो करता है। अगर सिग्नल कंफ्यूजन का है तो रिजल्ट कंफ्यूजन होगा, अगर सिग्नल क्लैरिटी का है तो रिजल्ट क्लैरिटी होगा। नेपोलियन हिल इसी वजह से कहते हैं कि सक्सेस पहले माइंड में बोर्न होती है, फिर दुनिया में दिखाई देती है। जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम आपके गोल के साथ अलाइंड हो जाता है, उस दिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मायने रखना बंद कर देता है। मेंटल प्रोग्रामिंग का अल्टीमेट उद्देश्य यही है, माइंड को एनिमी से एलाय बनाना। क्योंकि जब माइंड आपके साथ होता है तो सर्कमस्टांसेस चाहे जैसे भी हों, डायरेक्शन कभी खोती नहीं। यही मेंटल प्रोग्रामिंग है, विश्वास जो धीरे धीरे रियलिटी बन जाता है। चैप्टर 4, परसिस्टेंस, विनर्स का सीक्रेट कोड। नेपोलियन हिल जब परसिस्टेंस, विनर्स का सीक्रेट कोड कहते हैं तो वह किसी मोटिवेशनल कोड की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि सक्सेस के उस सबसे अंडररेटेड फैक्टर की बात कर रहे होते हैं जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। परसिस्टेंस वह क्वालिटी है जो टैलेंट, इंटेलिजेंस, एजुकेशन और लक इन सब से ज्यादा पावरफुल साबित होती है, क्योंकि यह वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गेम छोड़ देते हैं। हिल के अनुसार फेलियर और सक्सेस के बीच की दूरी अक्सर बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उस छोटी सी दूरी को पार करने की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कम लोगों में होती है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस के सबसे पास वही होता है जो क्विटिंग के सबसे करीब होता है। यह लाइन सुनने में पैराडॉक्स लगती है, लेकिन रियलिटी में यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। जब कोई इंसान किसी गोल पर काम करता है तो शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, मोटिवेशन होता है, एनर्जी होती है। लेकिन जैसे जैसे रास्ता लंबा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रिजल्ट डिलेड होते हैं। वहीं परसिस्टेंस का असली टेस्ट शुरू होता है। मेजॉरिटी लोग इस स्टेज तक पहुंचते ही रुक जाते हैं क्योंकि पेन अनएक्सपेक्टेड होता है। They thought it would be easier. नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में पाया कि करीब 90% लोग पेन को सिग्नल समझ लेते हैं कि यह रास्ता गलत है, जबकि सच ये होता है कि पेन अक्सर इस बात का सिग्नल होता है कि इंसान सही रास्ते पर है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका है। ह्यूमन माइंड नेचुरली कंफर्ट सीक करता है। जैसे ही डिस्कंफर्ट बढ़ता है, माइंड अलार्म बजाने लगता है, डाउट, फियर, लेजीनेस और जस्टिफिकेशन के रूप में। अब बहुत हो गया, यह मेरे बस का नहीं, शायद यह मेरे लिए बना ही नहीं था। ये सारी लाइन्स क्विटिंग से ठीक पहले माइंड क्रिएट करता है। हिल कहते हैं कि क्विटिंग कभी भी लॉजिकल डिसीजन की तरह नहीं आता, वह हमेशा रैशनलाइज्ड डिसीजन बनकर आता है। इंसान खुद को कन्विंस करता है कि वह सही कर रहा है, जबकि असल में वह सिर्फ पेन से भाग रहा होता है। यही कारण है कि परसिस्टेंस विनर्स का सीक्रेट कोड है, क्योंकि यह क्वालिटी पेन के बावजूद एक्शन को अलाइव रखती है। गोल्ड माइनर्स की फेमस स्टोरी इसी ट्रूथ को परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है।
एक माइनर सालों तक डिगिंग करता रहा। उसने पैसे लगाए, समय लगाया, एनर्जी लगाई, लेकिन जब उसे रिजल्ट्स नहीं दिखे तो उसने यह मान लिया कि यहां गोल्ड है ही नहीं। उसने डिगिंग छोड़ दी और अपनी माइनिंग साइट बेच दी। दूसरा इंसान आया जिसने एक्सपर्ट को बुलाया। एक्सपर्ट ने जमीन एनालाइज की और बताया कि गोल्ड वेन साहब बस 3 फीट नीचे है। कुछ ही डिगिंग के बाद गोल्ड मिल गया। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं था, रिसोर्सेज का नहीं था, लक का नहीं था। डिफरेंस सिर्फ परसिस्टेंस का था। पहला माइनर नॉलेज से नहीं हारा, वह पेशेंस से हारा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग 3 फीट फ्रॉम गोल्ड पर क्विट करते हैं। यह गोल्ड सिर्फ पैसा नहीं होता, यह कॉन्फिडेंस हो सकता है, ब्रेक थ्रू आइडिया हो सकता है, रिकग्निशन हो सकता है, या इंटरनल मास्टरी हो सकती है। लेकिन क्योंकि इंसान को यह नहीं पता होता कि वह कितना पास है, वह पेन को फाइनल वर्डिक्ट मान लेता है। परसिस्टेंस इसी अनसर्टेनिटी के खिलाफ खड़े होने का नाम है। हिल यह भी कहते हैं कि परसिस्टेंस स्टबर्ननेस नहीं है, परसिस्टेंस ब्लाइंड रेपिटेशन नहीं है, परसिस्टेंस इंटेलिजेंट एंड्योरेंस है। इसका मतलब है डायरेक्शन सेम रखना, लेकिन मेथड्स एडजस्ट करते रहना। जो लोग परसिस्टेंट होते हैं वे फेलियर्स को फीडबैक की तरह ट्रीट करते हैं, इंसल्ट की तरह नहीं। फेलियर उनके माइंड में यह मैसेज नहीं डालता कि तुम इनकेपेबल हो, बल्कि यह मैसेज डालता है कि यह तरीका काम नहीं कर रहा, अगला ट्राई करो। यही माइंडसेट विनर्स को बाकी लोगों से अलग करता है। मेजॉरिटी लोग इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि उन्हें इमीडिएट वैलिडेशन चाहिए। दे वॉन्ट प्रूफ टू अर्ली, बट सक्सेस अक्सर लेट वैलिडेशन देता है। परसिस्टेंस बिना अप्लॉज के काम करने की कैपेसिटी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस तभी डेवलप होती है जब इंसान अपने गोल से इमोशनली कनेक्टेड हो। जिन लोगों के गोल्स शैलो होते हैं वे पेन टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन जिनके गोल्स आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं वे पेन को टेम्पररी फेज की तरह देखते हैं। परसिस्टेंस का एक और डीप एस्पेक्ट यह है कि यह माइंड को रीप्रोग्राम करता है। हर बार जब आप क्विटिंग के अर्ज के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो माइंड सीखता है कि पेन डेंजरस नहीं है। माइंड रिजिलियंस बिल्ड करता है। यही रिजिलियंस फ्यूचर चैलेंजेस को आसान बना देती है। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस सेल्फ रिस्पेक्ट भी बिल्ड करती है। जब इंसान बार बार खुद से किया हुआ कमिटमेंट निभाता है तो उसका सेल्फ इमेज बदलने लगता है। वह खुद को ऐसा इंसान मानने लगता है जो हार नहीं मानता। और जिस दिन सेल्फ इमेज बदल जाता है उस दिन बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। लाइफस्टाइल लेवल पर परसिस्टेंस का सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल रूल यही है, जब माइंड कहे बस अब नहीं, तब खुद से कहिए एक स्टेप और। यह स्टेप मैजिकल नहीं लगता, यह स्टेप ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही स्टेप डेस्टिनी बदलता है। बिकॉज क्विटिंग का डिसीजन हमेशा फाइनल लगता है, लेकिन परसिस्टेंस का डिसीजन क्यूमुलेटिव होता है। एक स्टेप टुडे, एक स्टेप टुमारो, और कुछ समय बाद डिस्टेंस क्रॉस हो चुकी होती है। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस मतलब पेन इग्नोर करना नहीं है, परसिस्टेंस मतलब पेन को इंटरप्रेट करना सीखना है। पेन कहता है तुम ग्रो कर रहे हो, परसिस्टेंस कहती है ठीक है मैं और ग्रो करूंगा। यही रीजन है कि विनर्स और लूजर्स के बीच डिफरेंस एबिलिटी का नहीं, एंड्योरेंस का होता है। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, आइडियाज बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन परसिस्टेंस बहुत कम लोगों के पास होती है। एंड बिकॉज परसिस्टेंस रेयर है, सक्सेस भी रेयर है। नेपोलियन हिल का मानना था कि ठीक है, अगर किसी इंसान में परसिस्टेंस डेवलप हो जाए तो बाकी स्किल्स समय के साथ डेवलप हो सकती हैं, लेकिन परसिस्टेंस के बिना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी वेस्ट हो जाती है। परसिस्टेंस टाइम को एलाई बना देती है। जो इंसान रुकता नहीं है, टाइम इवेंचुअली उसके पक्ष में काम करने लगता है। यही विनर्स का सीक्रेट कोड है, बेबेर है। रुकना नहीं, चाहे रिजल्ट दिखे या न दिखे, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट दिखता है उस दिन लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन परसिस्टेंस जानती है कि वह रात कितनी लंबी थी। अगर आपने यहां तक सुना है तो यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, यह सिग्नल है। नेपोलियन हिल ने कहा था, दुनिया बदलने से पहले इंसान को अपने माइंड को बदलना पड़ता है। आज आपने सीखा कि माइंड न्यूट्रल नहीं होता, डिजायर एक इनर कमांड है, बिलीफ रियलिटी को शेप करता है,
और परसिस्टेंस डेस्टिनी तय करती है। अब सवाल यह नहीं है कि आप यह जानते हैं या नहीं, सवाल यह है आप इसके साथ क्या करते हैं। अगर आप फिर से वही सोचेंगे, वही करेंगे, तो रिजल्ट भी वही आएगा। लेकिन अगर आज से आप अपने थॉट्स पर ध्यान देंगे, अपने डिजायर को सीरियसली लेंगे, अपने बिलीफ को कॉन्शियसली प्रोग्राम करेंगे और पेन के बावजूद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो यकीन मानिए कुछ समय बाद आप खुद अपनी पुरानी लाइफ को देखकर कहेंगे, मैं वहां से यहां तक कैसे पहुंच गया। याद रखिए, सक्सेस कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक डिसीजन है जो हर दिन रिपीट किया जाता है। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपके अंदर कुछ जगह गई है तो इसे यहीं मत छोड़िए, इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी आज वही सुनने के लिए रेडी हो जो आपने अभी सुना है। और हां, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही माइंड